हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है टॉपिक नंबर 23 25 कोर टॉपिक सीरीज की। तो 25 कोर टॉपिक सीरीज यूपी टीजीटी साइंस के लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज बनाई है जिसमें मैंने 25 कोर टॉपिक्स दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो मार्क बूस्टर साबित होते हैं, क्योंकि जो टॉपिक जल्दी हमारे प्रिपेयर हो सकते हैं उनकी हमारी मार्किंग बहुत अच्छी होती है। 25 कोर टॉपिक्स के बाद फ्रेंड्स 30 कोर टॉपिक की सीरीज एक और आने वाली है, बहुत जल्दी यूट्यूब पर आपके पास लाइव आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये है टॉपिक नंबर 23 जिसमें आज हम बात करेंगे आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड्स की। तो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ ये बताऊंगा कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, कौन से कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और साथ साथ हमें एक और प्रोसेस देखें दैट इज कॉल्ड द बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, जो कि हमें बताता है कि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी से रिलेटेड होता है। वो सब इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो वही बेसिक चीज आई थी, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बताया बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक लेके गया हूँ। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये बनते हैं आयन से। तो आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इस तरह से हम चलेंगे एक एक स्टेप के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एटम आर नोन एज आयंस। यानी कि जो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के एटम्स होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है एटम्स के, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आयंस कहते हैं। ओके, सो आयंस आर फॉर्म्ड बाय बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस दो तरीके से बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। त्याग कर मतलब कि निकाल कर किसी और को दे करके, और गेन बाय दूसरे से ग्रहण करके, दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपना कर। तो दो तरीके से आयंस बनते हैं। ओके, एटम्स फॉर्म बाय आयंस ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ये कह रहे हैं एटम जो आयंस बनाते हैं वो क्या करते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकें, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो प्राप्त कर सके, इसलिए एटम करते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी एटम होता है उसमें हमें पता है प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, अगर मैं कहूँ इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल कंडीशन देखें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है क्वांटिटी भी इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन सा आयन है। पॉजिटिव आयन, धनायन कैसे बनता है? पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन, धनायन बनाता है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे। भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो गया। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ओके, तो अब ये बात हमें क्लियर हो गई। तो सोडियम फॉर्म सोडियम आयन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक पॉजिटिव आयन बनाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। ओके, क्योंकि सोडियम के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करा तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज आता है, सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। अब बात समझते हैं कि सोडियम ने ऐसा किया क्यों। देखिए, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 281। क्या आता है? 281। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसको चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट में ऑक्टेट या ड्यूएट कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल अगर मैं देखूं तो ये वाली है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके बाद आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी 28, दैट इज 8 वाली। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब ये रह गया 28 और एक इलेक्ट्रॉन को इसने कर दिया 9। क्या कर दिया? लॉस। अब बात करते हैं 28 क्या हुआ? ये हो गया हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि ये बिल्कुल स्टेबल हो गया। अब इसको जरूरत नहीं है किसी और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। इस कंडीशन में क्या हुआ? अब ये जो बना, ये बना सोडियम आयन। क्या बन गया? ये सोडियम का आयन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आई ना? कोई भी एटम जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव आयन बनता है, तो ये सोडियम का पॉजिटिव आयन बन गया। ठीक है, और अगर गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है। अब बात करेंगे किसकी? देखो, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम फॉर्म पॉजिटिव आयन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक बात आती है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का भी सीधा सा कारण यही है, इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, वो 2-8 करना है, जबकि इसका जो नॉर्मल होता है वो होता है 2-8-2। और ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2-8 को अचीव कर लेगा, विच इज स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये बन गया मैग्नीशियम का आयन जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी हमें ये बात पता लगती है कि कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ज़्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो 283 होता है। अब इसे अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है इजीली, और इसका कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा 28। तो जितना ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये हो गया एल्यूमिनियम का आयन। ये किसका आयन हुआ? एल्यूमिनियम आयन। क्लियर होगी फ्रेंड्स? तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब बात करते हैं
नेगेटिव आयंस की, ऋण आयंस की, दैट इज नेगेटिव आयन, ऋण आयन। ए नेगेटिव आयन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो कुछ एटम्स ने तो लॉस करा, पॉजिटिव आयन बना, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो न्यूट्रल स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या होगा, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस पर इंक्रीज हो गया। ओके, सो क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। देखो क्लोरीन में क्या होता है, 287 होता है। अब 287 पे इसके पास एक कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ईजी है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जिसके कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इसका कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो 288 हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है, क्योंकि आउटरमोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से एक ऋण आयन बनता है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके ऊपर सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज आया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता तो 2 आता। जैसे कि हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। किसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, ऑक्सीजन का एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 and 6 होता है। अब ये 2 and 6 के लिए क्या कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इजिली 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में थे, 2 और आ गए। अब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 8। आउटरमोस्ट में कितने हो गए, 2 8 हो गए। ये भी क्या हुआ, ये भी अब स्टेबल हो गया। क्लियर है। और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड्स की। आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक आबंध या फिर वैद्युत संयोजी आबंध। देखिए आयनिक बॉन्ड्स कब बनते हैं, अब हम ये समझेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये देखेंगे। सो आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू ए नॉन मेटल। हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जनरली क्या होता है कि एक मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, नॉन मेटल को दे देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। समझ गए। यानी कि एक मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करा, ठीक है, लॉस करा तो वो किसको दिया, नॉन मेटल को दिया। नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है जिसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। In this, metal get a positive charge because of transfer of electrons and non-metal gets a negative charge because of acceptance of electron. अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पता है मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल ने गेन करा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स यानी धनायन और ऋणायन के बीच का जो बनने वाला बंध है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध को हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। देखो 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, दूसरा बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, दोनों बता के बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम का तो ये होता है 281, और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये होता है 287। सबसे पहले बात करते हैं कि सोडियम क्या कर रहा है। देखो सोडियम क्या करता है, इसके पास 281 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दैट इज Na पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 28, ठीक। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 287, वो एक इलेक्ट्रॉन यानी इसी वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज 288 हो गया। अब इस केस में हमारे पास 2 आयन बने, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। Na का पॉजिटिव धनायन बना और Cl का नेगेटिव ऋणायन बना। ये दोनों क्या करते हैं, अब एनायन और ऋणायन, ठीक है, मतलब धनायन और ऋणायन क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और ये क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं इनका, देखो इलेक्ट्रॉनिकली अगर मैं बताऊं तो कैसे ट्रांसफर होता है। देखो हम ये मान सकते हैं कि जो सोडियम है उसके आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक, ठीक है। और जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन जो है उसके पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है 7, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4
5 6 एंड 7। अब सोडियम क्या चाह रहा है, सोडियम ये चाह रहा है भैया अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दूं तो मुझे पता है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Cl ये चाह रहा है अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ यही होती है कि सोडियम क्या करता है, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देता है, Cl को दे देता है। तो इस केस में सोडियम के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि Cl ने क्या करा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। देखो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 7 इलेक्ट्रॉन जो भी अपने इसके हैं वो तो हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया किससे, सोडियम से। तो इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। दिस इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। इनके बीच क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड, दैट इज NaCl बन गया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था तो हमने एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया, एक ही एटम के साथ दिखाया। अगर दो का होता तो हम दो के साथ दिखा देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा तरीका होता है, बहुत सिंपल सा सोडियम क्लोराइड का बनना है। ओके, अब हमें पता लग गया सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ठीक, ये चीज़ है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा हमारा कंपाउंड है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। अब इस केस में आप देखो कि Mg के साथ 2 Cl लगे, 2 Cl क्यों लगे इसको समझिए। देखो हमें पता है Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है वो क्या होता है, 282 होता है, ठीक, और जो Cl होता है उसका कितना होता है, 287 होता है। यहाँ पर Mg को तो 2 लॉस करने हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन जो Cl है उसको एक ही गेन करना है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इस केस में Mg क्या कर सकता है, Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव का, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो कहाँ जा सकते हैं, वो जा सकते हैं 2 क्लोरीन एटम के पास जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं और क्लोराइड नेगेटिव आयन बना सकते हैं। तो इस केस में देखो पहला 282 था, ये 28 रह गया। और यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक क्लोरीन एटम का 287 है, एक ही का ही लिखना है, 287 ही लिखना है। 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करे, मतलब एक एक दोनों ने गेन करे, तो 288 हो गया। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि Mg2 पॉजिटिव साथ में किसके जुड़ा है, 2Cl नेगेटिव के साथ में जुड़ा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं MgCl2, दैट्स इट, MgCl2 इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये चीज़ है। अब बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में हम इसे कैसे दिखा सकते हैं, हम ये दिखा सकते हैं कि जो Mg है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरह से मैंने क्रॉस के फॉर्म में दिखाया, ठीक। अब जो Cl है, Cl के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको केवल एक ही चाहिए। तो ये Cl क्या करता है, अपना एक और भाई लेके आता है कि भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तू भी आ जा। तो मैग्नीशियम क्या करता है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देता है कि भाई एक तू रख ले और एक तू रख ले, इस तरह से। अब मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने तो अपने दोनों के दोनों लॉस कर दिया ना, मैग्नीशियम ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जिस केस में मैग्नीशियम के पास क्या आएगा, 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और जो Cl थे उनके पास क्या हुआ, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों के पास एक एक आ गया, ठीक, एक ये वाला आया तो इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा Cl है उसके ऊपर भी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास भी एक नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में हम देखते हैं कि Mg ने कितने Cl के साथ रिएक्ट करा, 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारा, MgCl2 बन गया, ठीक। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही एटम के साथ जुड़ सकता है, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हो वो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसके अकॉर्डिंग एटम जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो उसके लिए एक ही एटम काफ़ी रहता, मैग्नीशियम उसे ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पकड़ा देता, ठीक है, सच इन केस ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ थी आयनिक कंपाउंड की, बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया, बहुत इजी वे में आपको बताया। अब समझते हैं कि आयनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इनकी क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फेवरेबल कंडीशन होती है सबसे पहले वो समझते हैं कि आयनिक बंध बनाने के लिए क्या उचित परिस्थिति हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ कहना है, इनमें लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, कम आयनन ऊर्जा। देखो कम आयनन ऊर्जा के कारण क्या होगा, जो मेटल है वो इजीली लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, समझ गए ना, जितनी जल्दी वो इजीली लॉस करेगा उतनी जल्दी वो आयन बनाएगा, उतनी जल्दी वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। सेकेंड थिंग इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है मतलब वो उतनी जल्दी स्टेबल हो रहा है, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो दूसरी फेवरेबल चीज़ होगी। तीसरी चीज़ क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी, उच्च जालक ऊर्जा। अब जालक क्या होता है, जालक होता है देखो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ, मान लो अगर मैं एक क्यूबॉइड बना के आपको बताऊँ, ठीक है, तो इस क्यूबॉइड को मैं ये कह सकता हूं कि इसके हर एक कॉर्नर पर कोई एक मेटल का आयन है, ठीक है, या मेटल का एटम है,
ठीक, तो इस फॉर्मेशन को मैं क्या कहूँगा, इस फॉर्मेशन को मैं कहूँगा क्रिस्टल या फिर इसको मैं कहूँगा लैटिस। ठीक है, अब इस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे ही हम कहेंगे हाई, मतलब उसे ही हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। समझ गए ना, इस को तोड़ के अलग अलग एटम को अलग अलग करने के लिए, एक एक एटम को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसे हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब हम कह रहे हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए उनकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो आयनिक कंपाउंड बने रहेंगे भाई। अगर कम एनर्जी लगानी पड़ेगी तो आयनिक कंपाउंड जल्दी टूट जाएगा, ज़्यादा लगानी पड़ेगी जभी तो वो बना रहेगा। सो जो हाई लैटिस एंथैल्पी है वो फेवरेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो तीन चीज़ें, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ताकि जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आयन बन सके, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, जल्दी से पॉजिटिव आयन बन सके। सेकेंड थिंग, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ताकि कोई नॉन मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। एंड हाई लैटिस एंथैल्पी, उच्च जलक ऊर्जा, ताकि जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्टेबल हो सके। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये तीन चीज़ें फेवरेबल कंडीशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारी फेवरेबल कंडीशन में ही आती है। ठीक है, फॉर द आयनिक कंपाउंड सबसे पहली चीज़ जो है, आवेश जो है, चार्ज जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ठीक है, चार्ज शुड बी लेस, चार्ज शुड बी लेस, चार्ज जो है वो कम होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स है, जो हमारा पॉजिटिव आयन है दैट इज धन आयन है, पॉजिटिव आयन शुड लार्ज, शुड बी लार्ज, इसका जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, धन आयन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चार्ज यानी कि आवेश जो है वो कम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है नेगेटिव, नेगेटिव आयन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव आयन शुड बी स्मॉल, नेगेटिव आयन शुड बी स्मॉल, नेगेटिव आयन यानी कि ऋण आयन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी के सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको बनाने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, कंडीशन भी बता दी, और जो आयन्स होने चाहिए वो किस टाइप के होने चाहिए वो भी बता दिया, उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए वो भी बता दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसके बाहर आ जाए। फिर भी देखो, चीज़ें होती हैं बाहर आती भी हैं, तो उनको हम कहाँ कवर करते हैं, उनको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में कवर करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि अगर कुछ छुटता है तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्लियर होता है और क्वेश्चन किस टाइप से इन पे बन सकते हैं। हम ये सोच के चलते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टिपिकल आ जाते हैं, हम इतना सोचते भी नहीं। तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का मेरा मेन पर्पस है वो यही है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस टॉपिक पे इजी से इजी, टिपिकल से टिपिकल किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये चीज़ होगी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ लेते हैं हमारे। अब क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें टीजीटी का एग्ज़ाम देना है जो कि एक हाई लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई एग्जाम है, बेसिक चीज़ें पढ़ के काम चल जाएगा, नहीं। जितनी ज़्यादा डिटेल्स आपको पता होगी किसी टॉपिक के बारे में, उतना अच्छा आप उस एग्ज़ाम में अपना स्कोर कर सकते हो। जितनी कम डिटेल्स के साथ आप एग्ज़ाम में जाओगे, स्कोर आपका बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। आपको चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन को हिट करने से आपकी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स के गुण। तो आयनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से गुण हैं? फर्स्ट, इट इज़ इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज कार्बनिक यौगिकों में। जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उनमें अघुलनशील होते हैं, यानी उनमें घुलते नहीं हैं। जैसे कि हमारे केरोसिन, पेट्रोल, CCl4, ठीक है, इन सब में ये घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। खास बात यह है कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, अब क्यों नहीं करते? ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें अनअवेलेबल होते हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होते हैं, संचालक नहीं होते, सुचालक नहीं होते। थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन द वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं जो सॉल्यूशन होते हैं, अगर हम इनका मतलब आयनिक कंपाउंड्स का हम सॉल्यूशन बना ले, पानी में एक्वा सॉल्यूशन बना ले, तब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को है वो कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये पता लगा इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू आयंस। किसके कारण? आयंस के कारण। समझ में आई ना बात? तो हमारी जो अनअवेलेबिलिटी है सॉलिड स्टेट में वो इसलिए है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जो वाटर में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आयंस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉडर्न स्टेट। आयनिक कंपाउंड होते हैं पिघली अवस्था में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड दिस इज द रीजन इज सेम दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की प्रेजेंस के कारण। ओके, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। Ionic bond has greater force of attraction because of which
आयन अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली एंड दीज मेक आयनिक कंपाउंड सॉलिड। देखो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो एक चीज़ होती है जो हमारे कुलाम्बिक फोर्स है, जो हमारे आयनिक फोर्स होते हैं, जो आयंस के कारण होते हैं, जो चार्ज के कारण होते हैं, वो फोर्स जो होता है उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसी फोर्स के कारण जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो बहुत स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड होता है, जिसके कारण जो आयनिक बॉन्ड होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। समझ में आई ना पूरी बात? ऐसा नहीं कि सिंपल सी बता दी आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो सॉलिड होता है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। रीजन ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है और डिस्टेंस कम होने के कारण जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। क्लियर? आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि अगर आप उन्हें चोट मारोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगे। दे आर ब्रिटल। ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होता है। क्यों होता है? अभी चीज़ बताई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अगर आप इनको तोड़ने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो अगर तोड़ेंगे, मेल्ट करेंगे, बॉयल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसके कारण इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होता है जनरली पानी में घुल जाते हैं बिकॉज दे आर ऑफ पोलर नेचर एंड वाटर आल्सो बिहेव एज अ पोलर। सो पोलर सॉल्वेंट जितने भी हैं उनमें डिजॉल्व हो सकते हैं कि दे कैन बी डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी थी वो होती है कंप्लीट। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट आती है केमिस्ट्री के अंदर, हेस लॉ। हेस लॉ हमें क्या बताता है? जनरली जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसके फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी होती है उसके बारे में हमारे हेस लॉ हमें बताता है। क्लियर? ठीक है, तो इसे कहते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब ये क्या बता रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। मान लो एक कंपाउंड ए है, ठीक है, एक कंपाउंड ए है, ठीक है, उससे एक कंपाउंड बना बी, मतलब कि एक कंपाउंड ए से बी तक बना, चाहे वो आयन से बना हो, चाहे उसमें कोई भी चेंज आया हो, ए से बी तक गया है। समझो, मान लो एक स्टेट ए है, दूसरी बी है, ठीक। अब एक तरीका तो ये है, ए से लेके बी तक बनने में जो एंथैल्पी लगी वो हमारी रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, ठीक है। अब एक तरीका ये है, पहले मैंने ए को सी में कन्वर्ट करा, ठीक है, ए से सी में आया, फिर सी से डी में आया और डी से फिर बी में आया, यानी कि इस प्रोसेस में 3 स्टेप लगे। तो हेस लॉ इसी के बारे में बात करता है। हेस लॉ ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की कुल मात्रा स्थिर रहती है, चाहे अभिक्रिया एक चरण में हो चाहे कई चरणों में। इसका मतलब कि जो टोटल हीट लगनी है वो चाहे एक स्टेप में लगे और चाहे आप उसे 3 स्टेप में लेके आए, ये बराबर ही होंगी। यानी कि जो हमारी टोटल रिएक्शन एंथैल्पी है वो हर एक स्टेप की एंथैल्पी के सम के इक्वल होती है। क्लियर होगी बात? ठीक है, यानी हेस लॉ में ये बता रहा है कि अगर कोई स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, 3-4 स्टेप में हमारी रिएक्शन हो रही है, उन स्टेप में लगी हुई टोटल रिएक्शन प्लस अगर डायरेक्ट हमने वो बनाया है तो वो रिएक्शन, टोटल जो अमाउंट होगी वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट बनाओ चाहे नंबर ऑफ स्टेप से बनाओ, सारी जो अमाउंट है हीट की वो दोनों बराबर होंगी। क्लियर हो गई बात? ये हमारा हेस लॉ कहता है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन इज सेम वॉट एवर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। क्लियर? अब बात करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, जो इसी से रिलेटेड होता है, बट इट इज अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स। ये किसके बारे में बताता है? लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो दे आर सेइंग दैट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द बॉर्न-हैबर साइकिल। जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो हम निकालते हैं किससे? बॉर्न-हैबर साइकिल से निकालते हैं। एंड दिस साइकिल इज बेस्ड ऑन द हेस लॉ। ये साइकिल जो है वो किस लॉ पे बेस है? हेस लॉ पे। यानी कि चाहे हम एक प्रोसेस में जाएं चाहे मल्टीपल प्रोसेस में जाएं, टोटल एंथैल्पी जो चेंज होगा वो दोनों में बराबर होगा, ठीक। सो लैटिस एंथैल्पी इज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 mole of ionic solid dissociates into ions in the gas state। ये कहना है लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी वो एंथैल्पी चेंज है जो आयनिक कंपाउंड को बनाने में खर्च होती है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड के टूटने में लगती है तो वो गैस स्टेट में बदल जाए या फिर गैस स्टेट से आयन में बन जाए, तब जितनी एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखो इसको समझते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल को पूरी तरह से। हमें एक कंपाउंड बनाना है, हमें एग्जांपल लेना है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। हमें पता है सोडियम क्लोराइड सिंपल सा बनता है कि एक सोडियम आयन होता है, एक क्लोराइड आयन होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, NaCl बन जाता है, ठीक है। हम यही समझते हैं कि हमारा जो सोडियम है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में हमने लिया Na है, ठीक, और उसने Cl2 के साथ रिएक्ट करी, केमिकल रिएक्शन करी और NaCl बन गया। यहाँ जो एंथैल्पी आई वो आई है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये थी डायरेक्ट स्टेप, सिंगल स्टेप में डायरेक्ट,
ठीक है, ये थी हमारी डायरेक्ट वाली। लेकिन अगर हम इसके प्रोसेस को देखें पूरी डिटेल में तो होता क्या है, देखो सबसे पहले जो सोडियम होता है वो सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में जाएगा, तो यहाँ पर एक एंथैल्पी लगेगी विच इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड से गैस स्टेट में जाएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो सॉलिड से सबसे पहले एंथैल्पी कौन सी लगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, और सब्लिमेशन एंथैल्पी में से वो बना आयंस। आयंस बना मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो यहाँ पे जो एंथैल्पी लगी वो किसकी लगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोडियम ने सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेट में आने के लिए दो एंथैल्पी यूज कर ली, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों इसमें लग चुकी। समझ गए। अब Cl की बात करते हैं। Cl ने सबसे पहले क्या करा, क्योंकि Cl जो होता है वो मॉलिक्यूल है, ध्यान देना ये Cl2 है, हाफ तो वैसे लिखा हुआ है Cl2 है। Cl2 से सबसे पहले हमें एटम बनाना पड़ेगा, ठीक है, एटम बनेगा और क्योंकि Cl गैस है तो गैस स्टेट में एटम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी लगती है वो लगती है डिसोसिएशन एंथैल्पी। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो टूट गया, उसमें से Cl है वो अलग हो गई, ठीक है। कल हमने देखा था ना होमोलाइटिक फिजन, वही चीज़ है। तो Cl टूट गए और हमारा Cl बन गया, ठीक। कैसे स्टेट में, गैस स्टेट में। अब हमें पता है गैस स्टेट में है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक एंथैल्पी लगेगी विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये रिलीज होगी यहाँ से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रिलीज होगी, तब जाके नेगेटिव आयन बना। समझ गए। यानी कि कुल मिला के सोडियम ने भी दो एंथैल्पी यूज करी और जो क्लोरीन है उसने भी दो एंथैल्पी यूज करी, तब इनके आयंस बने। अब ये दोनों आयंस बन गए और दोनों के एक एक मोल है, और एक मोल आयन के मतलब एक मोल आयन से एक मोल कंपाउंड बनाने में जितनी एंथैल्पी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। समझ गए। अब समझो ध्यान से, ये जितनी भी सारी एंथैल्पी आई, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, ये सब एंथैल्पी का जो सम होगा वो डायरेक्ट वानी यानी कि रिएक्शन एंथैल्पी के सम के इक्वल होगा, रिएक्शन एंथैल्पी के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड द हेस लॉ। यानी कि चाहे हम डायरेक्ट बनाएं और चाहे हम नंबर ऑफ स्टेप से बनाएं, जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो दोनों में बराबर रहेगा। ठीक है, तो समझते हैं बात को। ऑन अप्लाइंग द हेस लॉ, जो हमारी फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, जो हमारी रिएक्शन की एंथैल्पी है, वो बराबर है सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, इन सब के सम के इक्वल है। समझ गए। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें मैंने सम के इक्वल करा क्योंकि हम जोड़ के ही निकाल सकते हैं। हाँ, इररिस्पेक्टिव हो सकता है कुछ एनर्जी ऐसी हो जो यहाँ पर नेगेटिव आए, जो रिलीज हो, वो हम नेगेटिव में रखेंगे, लेकिन आएगा तो सम के थ्रू ही आएगा, तो जोड़ के ही, भले वो नेगेटिव में है, वो तो उसकी एक वैल्यू है कि वो नेगेटिव में है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये था जब हम कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें कैसे एंथैल्पी चेंज होती है, वो ये चीज़ थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल जो हमारा एक मेटल होता है वो सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता कि बस एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं। उससे पहले एक एंथैल्पी और होती है कि वो अपनी गैस स्टेट में आएगा और गैस स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड। ओके, आई होप की वीडियो तो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो आप शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विद्युत संयोजक किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द रिएक्शन डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अंडरगो। किस टाइप की रिएक्शन करते हैं विद्युत संयोजक या जो आयनिक कंपाउंड्स है वो। आयनिक अभिक्रिया दैट इज आयनिक रिएक्शन, अंतराणुक अभिक्रिया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, आणविक अभिक्रिया मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्थानांतरण अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ देखें क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं तो किस टाइप की अभिक्रिया करते हैं, आयनिक रिएक्शन करते हैं, दैट इज ए इज द आंसर। इनमें क्या होता है, आयंस की रिएक्शन होती है, ठीक है, आयंस का इंटरचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गलित सोडियम क्लोराइड में इनमें से किसके कारण विद्युत का सुचालक है। ये कह रहे हैं जो गलित मोल्टन सोडियम क्लोराइड है वो किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। हमें पता है जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में विद्युत के क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं या विद्युत के कुचालक नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। Okay, but into the molten state and into the aqueous solution, in aqueous solution they conduct electricity। दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। अब क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये इन्होंने पूछा है। मुक्त आयन दैट मुक्त अणुओं के कारण फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए कहा, मुक्त परमाणु फ्री एटम्स के कारण, मुक्त आयंस फ्री आयंस के कारण, या मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्रेंड्स देखिए जो मोल्टन और एक्वस स्टेट होती है इसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो करते हैं ड्यू टू फ्री आयंस दैट इज मुक्त आयनों के कारण।
किसके कारण? मुक्त आयनों के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फ्री मॉलिक्यूल्स या फ्री एटम्स के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, फ्री आयंस के थ्रू होती है, किसमें? मोल्टन स्टेट में। ठीक है, और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन होती है सॉलिड स्टेट में जब कोई कंपाउंड होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बाद फ्री है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सच एज एग्जाम्पल है सबसे अच्छा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस अणु में प्रबल वैद्युत संयोजी बंध होता है? इन विच मॉलिक्यूल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना कंसेप्चुअल बेस भी है और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस भी है। देखो 4 कंपाउंड दे रखे हैं, लिथियम क्लोराइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। सारे के सारे क्लोराइड्स हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव आयंस है, आयंस है, वो सब में सेम है। अब हमें ये बताना है किस में जब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो स्ट्रॉन्ग में किस में होगा, इसमें देखो ना तो ज़्यादा बड़े में स्ट्रॉन्ग होगा ना ही छोटे में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसमें स्ट्रॉन्ग होता है जिसमें कैटायंस का साइज, कैटायंस का जो साइज है वो लगभग एनायन के साइज के लगभग बराबर हो। ठीक है, लगभग एनायन के साइज के लगभग बराबर हो या बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो LiCl की बात करते हैं। ये जो शो करता है वो तो जनरली कोवेलेंट करेक्टर शो करता है क्योंकि इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। CaCl की बात करें तो ठीक है, तो इसमें जो है CS का साइज जो है, CS साइज इज़ लार्जर, जो CH का साइज़ है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन के साइज़ के। ठीक है, पोटेशियम में सेम, पोटेशियम साइज इज़ लार्जर। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो साइज़ है NaCl जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रोवेल बॉन्ड रखेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड उसके अंदर होगा क्योंकि इसमें जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, Na भी और Cl भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं। सो इसका जो आंसर है वो D है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। धनायन कैसे बनते हैं? हाउ आर द कैटायंस फॉर्म। धनायन कैसे बनते हैं बताओ, किसके कारण से बनता है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, बाय गेनिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन को गेन करके, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण बनते हैं? सी, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। हमें पता ही है जो धनायन होते हैं क्या करते हैं, जैसे सोडियम है 281 है तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लेगा, 28 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बना? सोडियम पॉजिटिव आयन, दैट इज सोडियम कैटायन। ओके, सोडियम कैटायंस बन गया। अब इतना क्लियर है। अब नेगेटिव कैसे बनता है? अगर नेगेटिव पूछ ले जाए तो बनते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से। प्रोटॉन का कोई केस नहीं होता, ना प्रोटॉन कहीं जाता, अपने जो न्यूक्लियस है उसी में रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जालक ऊर्जा किस प्रकार के यौगिकों से संबंधित हो सकती है? लैटिस एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कंपाउंड। जालक ऊर्जा किस टाइप के यौगिक से संबंधित है? देखिए जालक ऊर्जा का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में नेगेटिव और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके बीच कितनी एनर्जी के साथ वो बंधे रहते हैं उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो कोवेलेंट से रिलेटेड नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ये भी रिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रोवेलेंट इससे रिलेटेड है, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट आर आयनिक, और नन ऑफ दिस तो आंसर गलत। तो ये किससे रिलेटेड होती है? लेटेस्ट एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, वैद्युत संयोजी जो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट हैं आयनिक कंपाउंड से उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है हमारा। ठीक है, क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमॉन्ग दीज। क्वेश्चन नंबर 7। कम विद्युत संयोजी गुणों वाला यौगिक कौन सा है? विच कंपाउंड हैज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोवेलेंट करेक्टर। इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोवेलेंट कौन सा है? सबसे कम इलेक्ट्रोवेलेंट बताना है। 4 कंपाउंड है, BeCl2, KCl, AgNO3 और NaCl। देखो इसमें ना आपके पास 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा बनने होंगे, एक तो BeCl2 और एक आप सोचेंगे AgNO3। लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें ना तो जो BeCl2 है इट इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज़ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लीस्ट आयनिक। ठीक है, अब आयनिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो करेक्टर होता है वो जनरली कोवेलेंट करेक्टर होता है। ठीक है, कैसा करेक्टर होता है? कोवेलेंट करेक्टर। अब इसके कोवेलेंट करेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। अगर आपने पढ़ा हो तो फेजान्स रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो फेजान रूल हमें क्या कहता है कि अगर कैटायन कैसा है, कैटायन स्मॉल है और एनायन जो है हमारा वो लार्ज है। ठीक है, इन सच केस जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक विल शो कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, आयनिक क्या करेंगे? कोवेलेंट करेक्टर को शो करेंगे। अगर ये केस है कि हमारा कैटायन छोटा है एनायन बड़ा है तो कैसे शो करेंगे? कोवेलेंट करेक्टर को। तो जो BeCl2 है वो हमारा कैसे करेक्टर शो करता है? कोवेलेंट करेक्टर शो करता है। अब जब ये कोवेलेंट है देन इट विल बी लीस्ट आयनिक, तो ये कैसा होगा? लीस्ट आयनिक होगा। सो ए इज द आंसर। इतनी बात क्लियर फ्रेंड्स। BeCl2 के लिए एक और खास बात मैं आपको बता दूं, जो BeCl2 है वो डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर, मतलब कि 2 BeCl2 आपस में जुड़ सकते हैं। कैसे बनाता है? देखो BeCl2 में 2 Cl होते हैं,
इस तरह से। अब ये क्या करता है, ये अगले वाले जो Cl है, जो BeCl है, उसके साथ में बॉन्डिंग कर सकता है इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, इस तरह से। यानी कि इस वाले बेरिलियम ने तो दूसरे वाले के साथ क्लोरीन के साथ की, इस वाले क्लोरीन ने दूसरे वाले के साथ बेरिलियम के साथ की। तो यहाँ जो ये बनाया इसने एक तरह से डायमर बनाया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये चीज़ और भी हो सकती है आगे, अगर दूसरा Cl है तो उसमें भी ये चीज़ कंटिन्यू चल सकती है। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये एक डायमर बनेगा, ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इस चीज़ में याद रखिएगा, मैं आपको हाथ के हाथ बता दूं कि अगर ये डायमर बनाता है तो डायमर में दो स्टेट हो गई। देखो, एक स्टेट होती है जब ये किसी लिक्विड फेज या गैस फेज में होता है, तब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। sp2 का मतलब जो दो Cl है वो जुड़े हुए हैं दोनों साइड, तो sp2 होता है। ठीक, अब बात करते हैं जब ये हमारे सॉलिड फेज में आ जाता है तभी जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है। जब ये सॉलिड फेज में आता है तब जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो आ जाता है sp3 हो जाता है। 4 इसमें बॉन्डिंग आ जाती है ना, इसलिए। अब देखो ये जो BeCl2 है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज इन सॉलिड स्टेट। ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, KCl की बात करते हैं, आयनिक है, AgNO3 भी आयनिक है, NaCl भी आयनिक है। क्वेश्चन नंबर 8, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजकी की तुलना में अपेक्षा में होते हैं। द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स कंपेयर टू द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, समान होते हैं, अधिक होते हैं, लो होते हैं, सभी, ऑल ऑफ द अबव, या इन तीनों में से सभी ऑप्शन है। तो आपको बताता हूँ, जो हमारे कोवेलेंट्स कंपाउंड होते हैं, जो हमारे कोवेलेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स इनके कम होते हैं, समझ गए ना, लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड से कम होते हैं। कारण क्या है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब उनको मेल्ट और बॉईल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वीक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं रेदर देन आयनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। इसमें से हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे धनात्मक का है वो बताना है। 286, अब देखो 286 की अगर हम बात करें तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट में अगर 1 या 2 या 3 होते तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है, क्योंकि वो इन्हें लॉस कर सकता है। अगर होते हैं 4, 5, 6, 7, ठीक है, इतने होते हैं, तो वो क्या करता है, वो जनरली गेन करने की कोशिश करता है, तो वो नेगेटिव बनाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करते हैं तो 286 किसका है, सल्फर का है, तो ये तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसे 6 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करने पड़ेंगे, 1 गेन करना पड़ेगा, 2 गेन करने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, 2 गेन कर लेगा। अब 2 अगर ये गेन करता है, 2 अगर ये गेन करता है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव आयन होगा। ठीक है, 2, 8, 18, 7। अब देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। अब ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 गेन करेगा तो ये कैसा बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा ये भी। ठीक है, अब देखो 2881, अब ये जो एक है ये किसका है, देखो ये जो है 2881 पूरा का पूरा किसका, ये है पोटेशियम का, दैट इज के सिंबल होता है पोटेशियम का। अब पोटेशियम क्या कर सकता है, 1 को लॉस कर सकता है। अब ये जब 1 को लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। 28 की बात करते हैं, ये किसका है, ये नियोन का है, कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट, तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस देखूं तो इसमें सिर्फ एक ही एक पॉजिटिव आया, दैट इज पोटेशियम। ओके, तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसमें वो कौन सा है, पोटेशियम वाला है। ठीक है, एक लॉस कर सकता है, पॉजिटिव आयन बना सकता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन यौगिक आयनिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयनिक। इनमें से हमें बताना है कौन सा कंपाउंड आयनिक है, H2, हीरा, डायमंड, Ki या CH4। तो अगर हम देखें H2, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड। डायमंड की बात करते हैं, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच। Ki की बात करता हूँ, ये हमारा कंपाउंड आयनिक है। ओके, और CH4 की बात करता हूँ, CH4 की अगर हम बात करें तो ये भी कोवेलेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ जो Ki है, पोटेशियम आयोडाइड है, वो आयनिक है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड आयनिक है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत संयोजी बंद होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, किसमें है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, NaCl में, Br2 में, PF5 में और HCF4 में। तो देखो इसमें से जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ A में है, सिर्फ A में। ठीक है, Na का पॉजिटिव आयन होता है, Cl का नेगेटिव आयन होता है, दोनों जुड़ के क्या बनाता है, NaCl बनाता है, दैट इज एन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन से बनने वाले बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड होता है। Br2 की अगर मैं बात करूँ, देखो ब्रोमीन ब्रोमीन है Br2 में, ठीक है, Br2 में क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। बात करते हैं PF5 की, PF5 में अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस के साथ 5, मतलब फास्फोरस के साथ 5 क्या है, फ्लोराइड है। ठीक है, इसमें भी सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, शेयरिंग वाले होते हैं,
कोवेलेंट शेयरिंग वाले होते हैं। एक और बात है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑक्टेट जो रूल होता है उसका भी ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि इसमें एक्सपेंड ऑक्टेट होता है। क्या होता है? एक्सपेंड ऑक्टेट। क्योंकि अगर हम देखें फास्फोरस को चाहिए कितने 3 और ये जोड़ के बैठा 5, तो इस केस में एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। XeF4 की बात करें तो XeF4 भी कैसे कंपाउंड है? ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, XeF4। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ NaCl जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट है, बाकी सब जनरली इसमें कैसे हैं? कोवेलेंट है। ओके, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं आया जो कोऑर्डिनेट वगैरह होता तो मैं बता दूंगा। अब देखो NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। हमें बताना है कि NH4Cl दैट इज हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड, नौसादर भी इसे कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड में किस टाइप का बॉन्ड होता है? अमोनियम क्लोराइड में किस टाइप का बॉन्ड है ये बताना है। विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध, यानी एक ऑप्शन है कि इनमें तीनों टाइप का होता है। दूसरा ऑप्शन है सहसंयोजी, उपसहसंयोजी बंध होता है। सी ऑप्शन है विद्युत संयोजी बंध होता है, केवल विद्युत संयोजी और सहसंयोजी होता है। ये हमें बताना है। तो देखो जो NH4 है, NH4Cl, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन पर 3 तो हाइड्रोजन लगे होते हैं, जो कि हमारे तीनों के तीनों कैसे बॉन्ड से होते हैं? ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड हैं यहाँ पर कैसे हैं? ये तीनों के तीनों बॉन्ड जो हैं वो कोवेलेंट है। कैसे हैं ये? कोवेलेंट। ठीक है, अब बात करता हूँ, देखो इस पर HCl और जुड़ा हुआ है। अब HCl जो जुड़ता है वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि Cl जो कि इसमें नेगेटिव पार्ट होता है और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है। ये क्या करता है? ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर मैं ये देखूं, ये वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, H और Cl के बीच कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। और ये वाला क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू। और किसको दिया जा रहा है? हाइड्रोजन को, जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रख रहा है। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? इस वाले को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर देखो NaCl में सभी टाइप का बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट भी, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बता भी दिया HCl में जो H और Cl है आपस में आयनिक बॉन्ड है। H के साथ जो नाइट्रोजन जुड़ा है इस वाले का, HCl वाले का, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जो हाइड्रोजन इसमें जुड़े हैं नाइट्रोजन में 3, ठीक है, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आयनिक बंध का बनना है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो जो आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, जो आयनिक रिएक्शन है वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, जिसे हम कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। मैं लिख देता हूँ इसमें एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, तो इट इज अ ए आंसर, इट हैज ए आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो अगर हम आयनिक के रेफरेंस में देखें तो आयनिक रिएक्शन में भी क्या होता है? मुझे बताओ, आयनिक रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो अगर आयनिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं? तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसको क्वेश्चन को किसी और रिस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं इसमें एटम के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये तो आयनिक रिएक्शन के बेस्ड पे हो गया कि एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर मैं एटम के रिस्पेक्ट में देखूं तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, ध्यान देना मैं दोनों कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाता है तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? एनर्जी को गेन करता है। क्या करता है? एनर्जी को गेन करता है। अब एनर्जी को गेन करना मतलब क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन सी अभिक्रिया होती है? एंडोथर्मिक अभिक्रिया होती है। क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। कहाँ से? जब लो टू हाई जाता है, जब लो टू हाई में जाता है। ठीक है, तब ये क्या करता है? एनर्जी को गेन करता है। देखो मैं दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आयनिक रिएक्शन का बता चुका हूँ। आयनिक रिएक्शन में तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है आयनिक रिएक्शन में, तो इसलिए वो एक्सोथर्मिक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे कंसेप्ट में देखें एटम में, तो जब ये लो टू हाई जाता है तो ये क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। और जब ये हाई से लो में आता है, जब ये वापस आता है, हाई से लो में वापस आता है, चाहे इस टाइम चाहे कितने भी इस टाइम, तभी क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अब एनर्जी को रिलीज करना कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ऊपर वाली कौन सी थी? ये वाली ऊष्मशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा इसमें शोषण की जाती है, सोख ली जाती है, इसलिए इसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये वाली जो अभिक्रिया है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? अब सुनो, हमें ये पता लग गया दोनों कंसेप्ट से, जो एटम वाले में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, वो दोनों में हो सकता है, एंडोथर्मिक भी
और एक्सोथर्मिक भी, वो दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आयनिक रिएक्शन देखो तो सिर्फ एक्सो है। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कभी ऊष्माक्षेपी और कभी ऊष्माशोषी, समटाइम एक्सोथर्मिक एंड समटाइम एंडोथर्मिक, और न तो ऊष्माक्षेपी और न ही ऊष्माशोषी। तो कौन सा है इसमें? तो हम इसमें आंसर लगाएंगे सी वाला। इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे? सी। क्योंकि देखो अगर हम एटम के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जा रहा है तब तो एनर्जी को गेन कर रहा है, हाई से लो में आ रहा है तो रिलीज कर रहा है। तो एक तरह से ये ऊष्माक्षेपी भी है और कभी कभी ये ऊष्माशोषी भी है, कंडीशन पे डिपेंड है, ठीक। और अगर हम आयनिक रिएक्शन के बेस पे देखें तो ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक वाला भी ऑप्शन है। क्लियर? तो सी आंसर कि कभी तो ऊष्माक्षेपी होते हैं, कभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैंने दोनों टाइप से बता दिया, आयनिक से भी और एटॉमिक में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। जब XA और YB सूत्र वाला एक आयनिक यौगिक जल में घोला जाता है तब इसके आयन क्या प्राप्त होंगे? देखो जब XA और YB को वाटर में घोलेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। अब आयंस टूटेंगे तो हमें पता है जो ये X वाला है ये तो बनाएगा कैटायंस। क्या बनाएगा? कैटायंस। और ये जो Y वाला है ये बनाएगा एनायन। ओके, इतनी बात क्लियर। अब ये कितना एनायन बनाएगा, कितना कैटायन बनाएगा, क्या इनके ऊपर चार्ज होगा वो देखते हैं। सुनो ध्यान से। अब ये जो हमारा x के साथ a लिखा हुआ है, जो a होता है वो तो जाएगा y के ऊपर, x जो होता है, और y के साथ जो b है, a तो जाएगा किसके ऊपर? a तो जाएगा हमारा y के ऊपर, ठीक है। और जो b होगा वो जाएगा x के ऊपर एज चार्ज। कैसे जाएंगे? एज चार्ज जाएंगे, एस चार्ज। ये वाला नेगेटिव में जाएगा, वो वाला पॉजिटिव में जाएगा, दोनों के दोनों एज ए चार्ज जाएंगे। तो हम ये लगा लेते हैं कि x के ऊपर b का पॉजिटिव चार्ज आया, y के ऊपर a का नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड वाला होता है कैटायन होता है, राइट साइड वाला एनायन होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब लेकिन देखो इसमें a इनके नीचे और b लिखा था, इसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? x के a हैं और b y के हैं, ठीक है। ये चीज़ भी इसमें साथ में है। ओके, क्योंकि एक्स ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 या ए जितने भी हैं वो, ठीक है। और वाई के साथ बी लिखा हुआ था तो बी वाई पॉजिटिव। तो ये हमारा आयंस बनेंगे। एक तो बनेगा ए एक्स पॉजिटिव, ए एक्स बी पॉजिटिव और बी वाई ए नेगेटिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो Al2O3 का, सेम है ना, इसी तरह लिख देना XaYB। अब मुझे बताओ इसका क्या बनेगा? तो हमें पता है इसमें Al का क्या बनेगा? Al का तो कैटायन बनेगा और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका एनायन बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? हम चार्ज का अपोजिशन करेंगे, चार्ज का अपोजिशन करेंगे। जो Al के नीचे जो संख्या है उतना चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, जो ऑक्सीजन के साथ में नीचे संख्या उतना चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर जाएगा। तो ये बन गए Al3+ और O2 नेगेटिव। लेकिन अगर मैं देखूँ इसमें एल्यूमिनियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो वो आगे आ जाएंगे, दैट इज 2 Al3+ एंड 3 O2 नेगेटिव। तो 2 तरह के आयंस बनेंगे, एक ऑक्सीजन वाला और एक एल्यूमिनियम वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एग्जाम्पल ये सबसे बेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक यौगिक x और y तत्वों से मिलकर बना है। x का तुल्यांकी भार इसके परमाणु भार का 1/4 और y का तुल्यांकी भार इसके परमाणु भार का आधा है। यौगिक का सूत्र बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अगर आपको तुल्यांकी भार नहीं पता तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला समझिए। तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला होता है बहुत आसान है। वो होता है इसका हमारा जो परमाणु भार है या तो वो, या जो मॉलिक्यूलर है अणुक भार है वो, या फिर जो मोलर भार है वो, बटे उसकी संयोजकता होती है, उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो इक्वलेंट मास होता है हमारा वो क्या होता है? वो हमारा होता है एटॉमिक मास। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी। तो अब अगर मुझे उसने ये कहा जो इक्वलेंट मास है x का वो उसके परमाणु भार का 1/4 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो x का इक्वलेंट मास है वो x के एटॉमिक मास के 1/4 है, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि वैलेंसी ऑफ x इज 4। यहाँ से x की वैलेंसी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। अब मैं इसी तरह से y कर सकता हूँ। जो y का इक्विवेलेंट मास है उसने कहा उसके परमाणु भार का आधा है, तो हम ये कह सकते हैं कि y का जो एटॉमिक मास है उसका आधा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंसी कितनी होगी y की? वैलेंसी ऑफ y कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है ना। समझ गए ना, क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है? परमाणु भार वही संयोजकता। अब जितने बार उसने इक्विवेलेंट मास को जितने से डिवाइड करा है, कितना बताया कि परमाणु भार का कितना है, 1/4 है, आधा है, 1/3 है, कुछ भी कह सकता था वो, तो वही हमने किया, तो वैलेंसी हमारी आ गई। अब जब हमें वैलेंसी पता लग गई x की 4 y की 2, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है x के ऊपर कितना चार्ज आएगा? x के ऊपर 4 पॉजिटिव का चार्ज आएगा और y का 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि x y तत्वों से मिलकर बना है तो x जनरली कैटायंस होगा और y जो है
एनायन होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर एक्स वाई उसने कहा है तो एक्स कैटायन, वाई एनायन। ठीक, अब इसमें हमें पता है क्या होता है, इनके चार्ज का जो होता है वो अपोजिट जाते हैं, तो यहाँ पर x के साथ 2 आ जाएगा, y के साथ 4 आ जाएगा, बस प्लस माइनस घट जाते हैं, x के साथ 2, y के साथ 4। अब क्योंकि ये संख्या डिवाइड हो सकती है 2 से, तो ये रह जाएगा x y 2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा बी आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, बी आंसर। ओके, क्लियर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विद्युत संयोजक बंध का बनना निर्भर करता है, द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, आयनन ऊर्जा पर, आयनाइजेशन एनर्जी पर, जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, इन तीनों पर, ऑल थ्री। तो अगर मैं देखूं हमारा जो विद्युत संयोजक बंध है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है, वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे भी करता है, लैटिस एनर्जी पे भी करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी, तीनों पे करता है। सो आंसर होगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। इन तीनों पे डिपेंड करता है। अब करता कैसे है वो सुनो। आयनिक कंपाउंड्स के लिए मैंने आपको फेवरेबल कंडीशन बताई थी। फेवरेबल कंडीशन में पहली कंडीशन आती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल। जो मेटल होना चाहिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, सो दैट इट मेक पॉजिटिव आयन इजीली, ताकि ये जल्दी से जल्दी पॉजिटिव आयन बना सके। ओके, सेकेंड जो हमारी कंडीशन थी वो थी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करते हैं। सी लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इनकी जो लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। हाई लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, मतलब क्या है कि उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी वो आयनिक बॉन्ड उतना ही अच्छा होगा। समझ गए। तो ये 3 कंडीशन थी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। सो इसका जो आंसर आता है वो डी, कि इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। करता कैसे ये मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में कैसे डिपेंड करता है ये पूछ लीजिए तो आप इससे आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ जो हमारा आयनिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब केवल 2 टॉपिक रहे हैं 25 सीरीज के, और उसमें 2 टॉपिक में, एक में मैं कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम करेंगे ट्रांजिस्टर, और ठीक है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। और जो हमारा 25 होगा वो आपके लिए अभी सरप्राइज़ है, वो मैं आपको जब आएगी वीडियो तभी आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।